अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सनाउल्लाह ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ। नाजरीन, आज हमारा मौजू कल पाकिस्तान में होने वाली सदारती इंतखाबात के हवाले से है। आप सबको मालूम है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब दूसरी मरतबा सदर मुमलिकत मुंतखब हो चुके हैं और आज शाम को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ायद ईसा साहब उनसे हलफ लेंगे। जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब के सदर मुंतखब होने से पाकिस्तान के मसाइल में कोई कमी आएगी? पाकिस्तान के जो जमहूरी निज़ाम इस वक्त गैर मुस्तहकम है, इंतशार का शिकार है, क्या इसमें कोई कमी आ जाएगी? क्या पाकिस्तान में मुफाहमत की सियासत शुरू हो जाएगी? इस वक्त पाकिस्तान की जो पार्लिमानी निज़ाम है उसमें भी इंतशार है, इस्तेहकाम नहीं है। माशी लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त माशी बहरान का शिकार है और माशी बहरान से निकलने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा पाकिस्तान की माशी बहरान का हल बहुत मुश्किल है। जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की शख्सियत के बारे में अगर हम बात करें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुफाहमत वाला सियासतदान है, होशियार सियासतदान है। और अगर हम उनकी कुर्बानियों पर बात करें तो वो पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान है मौजूदा हालात में जिन्होंने 13 साल जेल काटी है। लेकिन वो जेल तो काटी है लेकिन कोई 1 रुपये का करप्शन साबित नहीं हुआ, कोई एक मुकदमे में सज़ा नहीं हुई, बस बेगुनाह वो सारे मुकदमे में बरी हो गया लेकिन 13 साल ज़ाया हो गए। आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में सब जानते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब हाकिम अली ज़रदारी साहब का बेटा है। हाकिम अली ज़रदारी साहब जो कि नेशनल अवामी पार्टी सूबा सिंध के सदर भी रह चुके हैं, उनके साहिबजादे हैं। 1987 में बेनज़ीर भुट्टो से शादी की और फिर पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी में तो फिर आना ही आना था। और उसके बाद उनके सियासी का जो सियासी सफ़र जो है वो शुरू होता है। नवाज़ शरीफ ने उनको पकड़ा, जेल में डाला, उनको बार बार इंतकामी सियासत का निशाना बनाया गया। 11 साल तक उन्होंने एक दफ़ा जेल काटी, फिर इस तरह तोड़े तोड़े और 7 माह तो जनाब इमरान अहमद नियाज़ी साहब के दौर में जेल काटा। तो हर दौर हुकूमत में वो जेलों में रहे। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब बाकमाल शख्सियत है। पहले हम उसकी शख्सियत पे बात करते हैं। वो इसलिए कि देखो जिसने भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से पंगा लिया है वो हो तो या जान से गए हैं या सियासत से माइनस हो गए हैं। अगर हम 30-40 साल सियासत की बात करें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पंगा लिया, पान से चढ़ गए, अब तक खलास हो गया। नवाज़ शरीफ आया, पंगा लिया, माइनस हो गए। 1-2 मरतबा मजबूरी के तहत वापस लाए गए लेकिन फिर निकाले गए और अभी तो मुस्तकिल तौर पर माइनस हो चुके हैं। इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब माइनस हो गए। जनाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो सरबराह था जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब मुकम्मल माइनस है। तो जिसने भी इस्टेब्लिशमेंट से पंगा लिया है वो उनका जगह जो है ना वो मुस्तकिल तौर पर बंद है सियासत में। सीट भी जीत सकते, कोई अगर इलेक्शन में खड़ा होगा सीट भी जीतेगा, असम्बली में भी आएगा। जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब असम्बली में मौजूद है लेकिन वज़ारत उज़्मा के लिए उनको नामज़द नहीं किया जा सका। ये इस बात की दलील है कि फिर उसको जो भी इस्टेब्लिशमेंट से पंगा लेता है फिर उसके लिए कबूलियत के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। मकबूलियत और कबूलियत ये दोनों पाकिस्तान में बहुत लाजिम व मलज़ूम है। अगर मकबूलियत है कबूलियत नहीं है तब भी कुछ नहीं, अगर कबूलियत है मकबूलियत नहीं है तब भी कुछ नहीं, दोनों को साथ में रखना ज़रूरी है। इमरान ख़ान के पास मकबूलियत है लेकिन कबूलियत नहीं है। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब वही सियासतदान है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुक़ ख़राब भी हुए थे। उनकी जब वो सदर मुमलिकत थे बहुत से मामलात में और ख़ासकर मिसाक़ जमहूरियत के बाद जो हालात बने
मिसाक जमहूरियत में तो बेनज़ीर भुट्टो भी ज़िंदा थी उस वक़्त, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब, इस तरह दूसरी सियासी जमातें, उन्होंने मिसाक जमहूरियत किया था। और मिसाक जमहूरियत ताकतवर हलकों को बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर जब 2008 का इलेक्शन हुआ मिसाक जमहूरियत के बाद, ये पहला इलेक्शन था और उसमें पीपल्स पार्टी को ज़्यादा सीटें तो नहीं मिली थी उस वक़्त। बेनज़ीर भुट्टो भी शहीद हो गई थी और उनको कैंपेन का भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। उसके बाद तो फिर हालात ऐसे बने, लेकिन फिर भी 90-95 सीटें उन्होंने हासिल कर चुके थे और इससे ज़्यादा नहीं थी। लेकिन मुस्लिम लीग ने उनका साथ दिया और मिसाक जमहूरियत का पहला जो मिसाक जमहूरियत के बाद पहला इलेक्शन था और पहला रिज़ल्ट था, तो मुस्लिम लीग ने उनका साथ दिया और इस तरह हुकूमत बन गई। तो ये भी ताकतवर हलकों को पसंद नहीं था। फिर 18वें आईनी तरमीम जो था वो भी इन ताकतवर हलकों को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मुसलसल दबाव भी था और हालात जो थे बहुत तलख हालात थे उस वक्त, और बार बार ये मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार टी वी पर बैठ कर ये बातें करते थे कि आज जरदारी भागेगा, कल भागेगा। आज अगर जरदारी साहब कि किसी दौरे पर भी जाते तो कहते थे कि वापस नहीं आएगा। बहुत सख्त हालात थे 2012, लेकिन जरदारी साहब वापस भी आए। 2013 का इलेक्शन भी लड़ा, 18 का भी लड़ा, जेलों में भी गए, लेकिन जरदारी साहब अपनी मकबूलियत उनके सिन में है, लेकिन कबूलियत को भी बरकरार रखा। वक्ती तौर पर उसमें वो आया, लेकिन मुस्तकिल तौर पर वो बाहर नहीं हो सके, और उनकी कबूलियत का पहला नतीजा ये है कि आज वो सदर पाकिस्तान बन चुका है और आज शाम को वो हल्फ भी उठाएगा। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की शख्सियत के बारे में बात करें तो वो पाकिस्तान के वाहिद सदर है, वाहिद सदर थे जिसने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए, अपने इख्तियारात वज़ीर-ए-आज़म को दिए। मुशर्रफ साहब ने जो तरमीम आइन में किया था उसमें 58(2)B को वो वापस लाए थे कि सदर के पास इख्तियार होगा, जब चाहे असम्बली तोड़ दे, और इस तरह बहुत से तरामीम थे। जरदारी साहब के पास इख्तियार था, लेकिन उसने अपना इख्तियार पार्लियामेंट को दिया, अपना इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म साहब के हवाले किया। जरदारी साहब वाहिद शख्सियत थी जिसने खैबर पख्तूनख्वा सूबा सरहद को खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया। जरदारी साहब वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने इस्टबलिशमेंट के साथ इस्टबलिशमेंट को नाराज़ भी किया, सब कुछ किया, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे और सूबों को खुद मुख्तारी दी। 18वें आईनी तरमीम में सूबाई खुद मुख्तियारी वो आसिफ अली जरदारी साहब का कारनामा है। तो आसिफ अली जरदारी साहब ख़ासकर पुख्तनख्वा आसिफ अली जरदारी साहब के मक़रूज़ है। जब से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने खैबर पख्तनख्वा को दी। उस वक़्त की वज़ीर आला जनाब हमीर हैदर ख़ान होती, वो जब भी यूनिवर्सिटी मांगता था तो आसिफ अली जरदारी फ़ौरन हाँ कर देता, और यही वजह थी कि खैबर पख्तनख्वा में उस वक़्त 13-14 यूनिवर्सिटियाँ मंजूर हुई और अब भी मौजूद है। आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया और अपने आना को किसी चीज़ पर गालिब नहीं आने दिया। ये नहीं किया कि मेरे पास तो ज़्यादा इख्तियारात हैं, मैं क्या वज़ीर-ए-आज़म सबको इख्तियारात दूँ, नहीं, खुद सदर बने सारा। क्योंकि जरदारी साहब जरदारी साहब एक जमहूरी शख्स है, उसने बहुत ज़्यादा जेलें काटे हैं, उसने ज़िंदगी के अच्छे और बुरे दिन देखे हैं। उनको पता है कि इस जमहूरियत के लिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई है, इस जमहूरियत के लिए जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो फांसी चढ़ा है। तो किस तरह एक जमहूरी शख्स जो बहुत ज़्यादा कुर्बानी जमहूरियत के लिए दे, वो किस तरह चाहेगा कि जमहूरियत कमज़ोर हो? वो ज़रूर चाहेगा कि जमहूरियत मजबूत हो। तो हमारी यही तवक्को है कि अब भी आसिफ अली जरदारी साहब के आने से ज़्यादा मजबूत हो, जब ज़्यादा मजबूत होगी वो होगी पार्लियामेंट। क्योंकि इससे पहले जो सदर ममलिकत था आरिफ अलवी साहब, वो
صدر مملکت کم اور پاکستان تحریک انصاف کا ورکر زیادہ تھا۔ جب تک عمران احمد خان صاحب پاکستان کا وزیر اعظم تھا تو صدارتی محل میں ہارڈیننس کی فیکٹری لگی تھی۔ جب چاہتے معمولی اشارہ کیا جاتا تو وہ ہارڈیننس جاری کرتا، لیکن جب عمران احمد خان نیازی صاحب کو آئینی طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا اور پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو پھر ہر بات میں وہ روڑے اٹکاتے تھے۔ اس نے کبھی بھی حرام کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا۔ اس نے کبھی جو ہے نا اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، ہر بار اپنے ذمہ داری کو میں جو ہے نا اس میں روڑے اٹکاتے رہے، پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہے اور ایک پارٹی ورکر کی طرح بیہیور انہوں نے کیا۔ تو آصف علی زرداری کے آنے سے بہت سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، جو جمہوریت کو پسند نہیں کرتے، جمہوریت پسند نہیں ہے، ان کو تکلیف ہوگی، لیکن جناب آصف علی زرداری صاحب کی صدارتی محل میں پہنچنا پاکستان کے لیے نیک شگون ہے، اور اس سے پاکستان میں جمہوریت مزید مستحکم ہوگی اور پاکستان میں استحکام بھی آئے گا، اور پاکستان میں ایک نیا باب شروع ہوگا، جو ترقی کا ایک نیا باب شروع ہوگا، آئین پر عملداری کا ایک نیا باب شروع ہوگا۔ ایک گالم گلوچ کی جو سیاست ہے، بہتان الزام تراشی کی جو سیاست ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی بہت جلد دفن ہونے کو ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنے بھائی ثناء اللہ خان کو اجازت دیجیے، دوسرے ولاگ میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔